नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज अपन एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप है जिसको क्षारीय क्षारीय मृदा धातु कहते हैं वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डिटेल से डिस्कस करूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए और लेव असिस्टेंट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनमें आने वाले सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ शामिल किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, तो इनको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और ग्रुप ध्यान रखना सेकंड है। और रोमन वर्ड में हमारे पास जो ग्रुप होता है वो होता है हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप। कौन सा? फर्स्ट ए ग्रुप। इसमें कौन कौन सी धातुएं आती हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। अब ध्यान रखना दोस्तों, अपवाद, पहला अपवाद, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं इन चीजों को कि बेरिलियम क्षारीय मृदा धातुओं में नहीं आती है। ये केवल ग्रुप सेकंड का तत्व तो होगा लेकिन क्षारीय मृदा धातुएं नहीं होंगी। बची हुई मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम सभी के सभी क्षारीय मृदा धातु हैं। इनमें दोस्तों रेडियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है और ये रेडियोएक्टिव तत्व दोस्तों कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। ऐसे ही दोस्तों मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है जिसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं दोस्तों। और इसका काम है, ये एक सस्पेंडेड कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जो कि एंट एसिड की तरह काम करता है। इसकी तरह काम करता है दोस्तों एंट एसिड, जो कि एक मेडिसिन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। प्रति अम्ल जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों, प्रति अम्ल के रूप में काम में लिया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले बात करें दोस्तों इनके अंदर कि इसमें वर्ग ग्रुप का तत्व है और वर्ग ग्रुप के यानी जो ग्रुप सेकंड है उसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2 हैं, ये अपन जानते हैं। इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो कितनी हो जाती है? +2। इसके अलावा दोस्तों इनके जो धातुओं के जो गुण है, धन विद्युत तत्व यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर वो अप टू डाउन यानी ग्रुप में अप टू डाउन क्या होते हैं दोस्तों? बढ़ते हैं, इंक्रीज्ड होते हैं। यानी जो क्षारीय मृदा धातु हैं इनके अंदर जो विद्युत धनी तत्व होते हैं वो अप टू डाउन क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। चलिए अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर दोस्तों मैं बात करूं इन धातुओं के सबसे पहले पॉइंट की एटॉमिक रेडियस की यानी परमाणु त्रिज्या की। अब देखो मेन पॉइंट ले रहा हूं मैं, मेन पॉइंट में यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए बेरिलियम इज लेस देन मैग्नीशियम इज लेस देन कैल्शियम इज लेस देन स्ट्रांशियम इज लेस देन बेरियम। ये इनके एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों अगर मैं इनके आयनन ऊर्जा की बात करूं तो यह ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम एंड बेरियम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करूं जल योजन ऊर्जा की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बेरिलियम +2 आयन, मैग्नीशियम +2 आयन, कैल्शियम 2+2 आयन, स्ट्रांशियम 2+ आयन और बेरियम 2+ आयन। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और गजब का क्वेश्चन है। एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, अपन ने क्षार धातुएं पढ़ी हैं और दूसरे पढ़ी है दोस्तों क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं, तो इनमें ध्यान रखना दोस्तों क्षारीय मृदा धातु का जलयोजन या जल अपघटन क्षारीय मृदा धातु के कंपेयर में ज्यादा होता है। यानी क्षार धातुओं का जल अपघटन या जलयोजन क्षारीय मृदा धातुओं के कंपेयर में ज्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों इसका ये कहा जाता है, सॉरी ऐसा है, ये क्षारीय मृदा धातु नहीं होगा दोस्तों, इसको थोड़ा चेंज करो दोस्तों। यहाँ क्षारीय मृदा धातुएं हैं और यहाँ क्षार धातु हैं। तो अब ये कह रहा है कि इनका जो जलयोजन ऊर्जा है, जलयोजन ऊर्जा की क्षमता, या मैं कह दूं जल अपघटन की क्षमता वो ज्यादा है। जलयोजन की क्षमता किससे ज्यादा है? क्षार धातुओं से। क्षारीय मृदा धातुओं की जलयोजन क्षमता क्षार धातुओं की तुलना में ज्यादा होती है और इसी कारण ये दोस्तों हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? हाइड्रेटेड फॉर्म। जैसे याद रखना मैग्नीशियम क्लोराइड 8H2 के साथ में होता है, कैल्शियम क्लोराइड 6H2 के साथ में होता है, स्ट्रांशियम क्लोराइड 6H2 के साथ में होता है और बेरियम क्लोराइड 2H2 के साथ में होता है दोस्तों। ये कुछ इस तरह से ध्यान रखना, इसका थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों।
चलिए दोस्तों आगे अपन बात करते हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, यानी क्वथनांक की। अब यहाँ आपको वेरिएशन मिलेगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने एनसीईआरटी के डाटा से लिया है दोस्तों। एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो डाटा दे रखा है उससे लिया है। आपको मैं डाटा नहीं बताऊंगा, आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि यहाँ सबसे ज्यादा बेरिलियम, फिर बेरियम, बेरिलियम, फिर बेरियम, एक सेकेंड इसको रफ कर देता हूँ मैं। ये ऑर्डर आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये ऑर्डर हमें याद रखना है दोस्तों। बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम और फिर मैग्नीशियम। ये ध्यान रखना दोस्तों, सबसे कम जो क्वथनांक होगा वो किसका होगा? मैग्नीशियम का, सबसे कम क्वथनांक। ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो ज्यादा पूछ सकता है सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे दोस्तों अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, गलनांक की बात करूं, तो गलनांक का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। बेरिलियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर बेरियम और फिर मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास हो गया इसके गलनांक का क्रम। इसके बाद में दोस्तों घनत्व, डेंसिटी की मैं बात करूं, ये ऑर्डर हमें डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों। ये मैंने एनसीईआरटी के अंदर जो डाटा दे रखा है, टेबल बना रखी उसमें से लिया है और ये 100% सही है। ठीक है, इसके बाद में डेंसिटी की बात करें दोस्तों, तो फिर सबसे आगे आ जाता है बेरियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम। ये लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों की तीनों ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान रखना कि गलनांक और क्वथनांक सबसे कम किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है सबसे कम, और सबसे ज्यादा किसका होता है? बेरिलियम का होता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कुछ जल योजन का क्रम डिस्कस कर लेते हैं। जल योजन का क्रम, जिसमें मैं सबसे पहले बात करूं दोस्तों हाइड्राइड्स की, सॉरी बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। चलो या स्टार्टिंग कर लेते हैं बेरिलियम ऑक्साइड से ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं। एक तो ध्यान रखना दोस्तों, ये होता है उभयधर्मी, सबसे पहले ये ध्यान रखना उभयधर्मी। ठीक है, दूसरा इसी का जो अगर हाइड्रोक्साइड होता है वो भी क्या होता है? उभयधर्मी, या मैं इसको कह दूं एम्फोटेरिक होता है। याद रखना दोस्तों, ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। क्या कह रहा हूं? ये एसिड और बेस दोनों से क्रिया कर सकता है। तो कुछ इस तरह से ले लेता हूं मैं। ये मैंने लिया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया। अब देखिए, अगर मैं इसको क्षारीय माध्यम में रिएक्ट कराता हूं दोस्तों, तो ये बनता बेरिलीट। क्या बनता है? बेरिलीट बनता है, या बेराइलेट बेस कह सकते हो आप, बेराइलेट आयन। अब यहां अगर NaOH होगा तो दोस्तों ये बन सकता था Na2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला कॉम्प्लेक्स। अगर पोटेशियम होता तो K2 हो जाता। ऐसे दोस्तों अगर मैं इसकी HCl से रिएक्शन करवाता तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये अपनी उभयधर्मी प्रकृति को दर्शाता है, और हमें ऑब्जेक्टिव में दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसको अगर क्षार से रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनेगा, और अम्ल से रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनेगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, मैं जल योजन के जितने भी ऑर्डर्स हैं, जल योजन ऊर्जा के जितने भी ऑर्डर्स हैं, उन सभी को मैं एक साथ अरेंज कर देता हूं। मैं सबसे पहले बात करता हूं बेरिलियम के फ्लोराइड की, फिर मैग्नीशियम के फ्लोराइड की, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रांसियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनका जलयोजन का जो ऑर्डर होगा, हाइड्रेशन या सोल्युबिलिटी बोल दूं सर दोस्तों, इंग्लिश में लिख देता हूं सोल्युबिलिटी, आप यहां से देख लेना। जल योजन का जो ऑर्डर होगा, सोल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। दूसरा, अगर मेरे पास क्लोराइड होता तो भी कुछ इसी तरह से ये ऑर्डर होता दोस्तों, ये लीजिए। ठीक है, अगर मेरे पास हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड होता तो भी ऑर्डर मेरे पास यही होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रांसियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। चौथा ले लेते हैं दोस्तों, हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं अपन। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रांशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। अगर कार्बोनेट होते दोस्तों तो क्या होता? तो दोस्तों ये सभी के सभी एक जगह मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों, बेरिलियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। ये कुछ इस तरह से होता। तो इस तरह से हमें याद रखना है दोस्तों, इन सभी का जो सॉल्बिडिटी का ऑर्डर होगा, जल योजन का जो ऑर्डर होगा, जल योजन या सॉल्बिडिटी जिसको अपन बोलते हैं, उसका ऑर्डर ये हमें याद रखनी है। बात समझ में आई हो क्या? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों अपन थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व की मैं बात करता हूं। इसमें सबसे पहले मैं लेता हूं दोस्तों बेरियम सल्फेट का, यानी सल्फेट्स को ले लेता हूं। तो बेरियम सल्फेट इज लेस देन मैग्नीशियम सल्फेट, इज लेस देन कैल्शियम सल्फेट, इज लेस देन स्ट्रांशियम सल्फेट। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, इनकी बार बार आप पढ़ोगे ना तो ही ये ऑर्डर याद रहेंगे, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे। जल योजन में, थर्मल स्टेबिलिटी में ये सब चीजें आपको याद रखनी है। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं हाइड्रोक्साइड की मैं बात करूं तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आई? अगर मैं हाइड्राइड की बात करूं दोस्तों तो BeH2 इज ग्रेटर देन MgH2 इज ग्रेटर देन कैल्शियम हाइड्राइड, फिर स्ट्रांशियम हाइड्राइड और दोस्तों बेरियम हाइड्राइड। तो दोस्तों ये हमें इस तरह से हर एक ऑर्डर को याद रखना है। सल्फेट का ऑर्डर क्या रहेगा, कार्बोनेट का ऑर्डर क्या रहेगा, हाइड्रोक्साइड्स का ऑर्डर क्या रहेगा, हाइड्रोक्साइड का ऑर्डर क्या रहेगा और इनके हाइड्राइड का थर्मल स्टेबिलिटी या तापीय स्थायित्व का क्रम क्या होगा, ये सभी के सभी हमें पता होना जरूरी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे चले तो आगे अपन फाजान्स रूल पे आ जाते हैं। फाजान्स रूल जिसमें अपने को कोवालेंट करैक्टर यानी सह संयोजी गुण, सह संयोजी गुण, ध्रुवणता, ध्रुवणता यानी पोलराइजेशन करैक्टर या पावर, तीसरा आयनिक करैक्टर और चौथा दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट। ये चार क्वेश्चन अपन फाजान्स रूल से सॉल्व करते हैं। और मैंने बता रखा है स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, जितना धनायन छोटा होगा उसमें उतना ही ज्यादा कोवैलेंट करैक्टर होगा। लार्ज साइज ऑफ एनायन, ये तो दोस्तों अब तक अच्छी तरह से रट जाना चाहिए, यानी ऋणायन का बड़ा आकार, ऋणायन का बड़ा आकार, धनायन का छोटा आकार, छोटा आकार। अब देखिए दोस्तों बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रांशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, धनायन। तो जिसका धनायन छोटा होगा उसमें ज्यादा सहसंयोजी गुण होंगे दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों सहसंयोजी गुण का क्रम। सहसंयोजी गुण का मतलब इसको आप देखें तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा होगा। अगर दोस्तों मैं आयनिक गुण की मैं बात करूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर कैल्शियम क्लोराइड, फिर स्ट्रांशियम क्लोराइड, फिर बेरियम क्लोराइड। ऐसे ही दोस्तों इसका मेल्टिंग पॉइंट का भी यही रहेगा और इसका ऐसे ही ध्रुवणता का ऑर्डर भी यही होगा। तो ये थे दोस्तों, मैंने काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके लिए लिए हैं और यहाँ से क्वेश्चंस दोस्तों कंफर्म बनेगा दोस्तों, 101% क्वेश्चन बनेगा ही दोस्तों। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।